केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 है सॉल्यूशंस। हम लोग सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे 2023 तक जितने क्वेश्चंस आए। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इस टॉपिक में थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे क्वेश्चंस आए चाहे वो थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है क्वेश्चन कि डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, है ना। अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, है ना। VSQ मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये ऑल इंडिया 2012 में आया था और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। तो क्लास 12 में जो हमारी एनसीईआरटी है उसके कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं और उससे सिमिलर भी आते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन का चाहे वो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल हो, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो या एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम लोग देखते हैं डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आया था, 1 मार्क का आया था 2012 में और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है। तो मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो मोल फ्रैक्शन सबसे पहले तो एक कंपोनेंट के लिए डिफाइन होता है, पूरे सॉल्यूशन के लिए नहीं। ठीक है, कंसेंट्रेशन टर्म्स बहुत सारी होती है। मोल फ्रैक्शन होता है, मास परसेंटेज होता है, ppm होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी होता है, मोलैलिटी होता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन किसके लिए डिफाइन होता है, तो एक कंपोनेंट के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, मोलैरिटी सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है, मोलैलिटी सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है, पर मोल फ्रैक्शन या मास परसेंटेज वो एक कंपोनेंट के लिए डिफाइन होता है। कंपोनेंट क्या होता है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट कहलाते हैं। सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर जनरली हमें बाइनरी सॉल्यूशन की बात करनी है जिसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस चैप्टर में जनरली हम लोग वही पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो, वो एक रेशियो होता है। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हम लोग समझ सकते हैं, फॉर्मूला भी देखेंगे। रेशियो होता है, ठीक है, ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो जिस कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं उसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो है तो न्यूमरेटर में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो इस सॉल्यूशन में। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन में A प्लस बी है, मतलब A सॉल्यूट मान लेते हैं, B सॉल्वेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, तो Na प्लस Nb। ठीक है, पर मोल फ्रैक्शन डिफाइन होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए। तो एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं X से, XA। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता क्या है, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। क्योंकि हमने ए का मोल फ्रैक्शन हमें पता करना है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लेंगे टू द, मतलब नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है Na प्लस Nb, तो ये हो गया Na प्लस Nb। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे एग्जांपल भी दे सकते थे, लेट अस कंसीडर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। लेकिन यहाँ 1 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड में हमें मार्क्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें इतना एग्जांपल नहीं देंगे, 1 मार्क के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, इतना लिखना काफी होगा 1 मार्क्स में, है ना। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो हम एक एग्जांपल भी देते। लेट अस कंसीडर 2 कंपोनेंट्स A एंड B इन द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज डिनोटेड बाय XA which is the ratio of the number of moles of A, that is Na, to the total number of moles in the solution, that is Na plus Nb। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सारे कंपोनेंट्स का मोल, दो हमारे पास कंपोनेंट्स A और B, तो Na प्लस Nb। ठीक है, तो बोर्ड में लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है और साथ में हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो इतना सफिशियंट है हमारे लिए। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो हमने देखा है हमारे पास बहुत सारी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है। एनसीईआरटी हमारी मेन बुक है, कोर्स बुक है, जिसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। एनसीईआरटी में जब ये चैप्टर शुरू होता है तब उसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे सॉल्यूशन क्या है ना, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद ये टॉपिक शुरू होता है। लेकिन सीबीएसई में हम लोग इसी टॉपिक से शुरू करते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सीबीएसई में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क्स है ना, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे अलग अलग सेक्शन में आते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था 1 मार्क के। 1 मार्क के भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो ये वीएसक्यू था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। दिल्ली लेवल पर आया था 2010 में, 1 मार्क का आया था। क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम जानते हैं ये दोनों यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, मोलैलिटी और मोलैरिटी, ठीक है। लेकिन मोलैलिटी का एडवांटेज क्या होता है? तो मोलैलिटी का एडवांटेज होता है कि मोलैलिटी टेम्परेचर के संग चेंज नहीं करती है ना, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर के संग चेंज कर जाती है, ठीक है। कैसे करती है वो हम लोग देखेंगे, पहले आंसर देखते हैं। यहाँ पर आंसर मैंने डायरेक्ट शुरू किया है, मोलैलिटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन बोर्ड में हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। एक तरीका और हो सकता था कि आंसर लिखने का, द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज दैट मोलैलिटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। एक ये तरीका भी हो सकता था, ठीक है। पर क्योंकि 1 मार्क्स का है तो हम लोग ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जितना सफिशिएंट हो हम लोग उतना ही लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क की जगह 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता तो हम लोग देखते हैं हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। पर पहले 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर व्हाइल मोलैरिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। एज मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम विच चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट ले लें क्योंकि वो चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। तो अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो फॉर्मूला मोलैरिटी का है, तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास बाय मास या पार्टिकल बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के साथ, और जो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है डिनोमिनेटर में वो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि मास है। तो दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मोलैलिटी के फॉर्मूले में वो चेंज नहीं होगा, तो मोलैलिटी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 मार्क के लिए सफिशिएंट है। अब मान लीजिए ये 3 मार्क्स का होता या 2 मार्क्स का होता तो हम लोग फॉर्मूला से भी दिखा देते। कैसे? मोलैलिटी होता है क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखिए मोलैलिटी होता क्या है, तो हमारा मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हम लोग लिख देते हैं S रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको छोटा s कर देते हैं, इसको बड़ा s, तो मास ऑफ सॉल्वेंट पर हम लोग लिख देंगे। जो भी डिनोट हम लोग करेंगे बोर्ड में उसे लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे कभी N1 बाई N2 करेंगे तो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट। Na बाई NB करेंगे तो AB क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल s बाय कैपिटल S करेंगे तो स्मॉल s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें लिखना पड़ेगा बोर्ड में, ठीक है। जितना हो सके लिख लेंगे मार्क्स के हिसाब से। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। नाउ इन दिस फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। देयरफॉर मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैलिटी क्या होता है? कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को ऐसे लिख दिया इन लीटर्स। इन केस ऑफ मोलैलिटी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो मोलैलिटी है वो चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और फॉर्मूला में अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मोलैलिटी भी चेंज हो रहा है। तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो हम लोग इसको भी फॉर्मूला लिख के 1-2 लाइन और लिख सकते थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें और आ सकता है कि हाउ डज मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। तो कैसे करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग कांस्टेंट मान ले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगा क्योंकि मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ठीक है। सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, thus molarity of the solution decreases, ओके।
तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता तो हम लोग फॉर्मूला लिख के भी बताते कि इन द फॉर्मूला वॉल्यूम चेंजेस और मोलैलिटी चेंजेस, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है मोलैलिटी का कि मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, वेयर एज मोलैरिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, एज मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला में ही है, तो फॉर्मूला में है तो डिपेंड करेगा, एज मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम विद चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था हमारा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और जैसा कि इस टॉपिक में थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.88। तो हमें कैलकुलेट क्या करनी है, हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है इथेनॉल सॉल्यूशन की, क्योंकि हमने देखा था मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट के लिए डिफाइन होता है और मोलैलिटी या मोलैरिटी सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है। तो हमें मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन फाइंड करनी है इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.88, ठीक है। अब क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है और बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। तो हो सकता है अगर हमसे ये क्वेश्चन पूरा भी नहीं बने तो अगर हम प्रॉपर स्टेप्स लिखें तो हमें मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉपर स्टेप्स के साथ ही आगे बढ़ना है ना। और अगर हम लोग बिना स्टेप्स के डायरेक्ट आंसर लिख दिए तो हो सकता है हमें फुल मार्क्स ना मिले, ठीक है। तो क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले गिवन लिखना होगा, है ना। फिर क्या फाइंड करना है, टू फाइंड लिखना होगा, फिर हमें इक्वेशंस लिखनी होगी, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। पर क्योंकि 2 मार्क्स का है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। पर हम लोग गिवन, टू फाइंड और एक स्टेप वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा, है ना। और फिर हम लोग अगली वीडियो में स्टेप वाइज इसको देखेंगे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।